सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष के भूगोल के प्रथम पेपर भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंसोलेशन अर्थात सूर्यताप। वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का जो प्रधान स्रोत है वो सूर्य है। सौरिक ऊर्जा को ही सूर्यताप कहते हैं। त्रिवार्था विद्वान ने बताया कि लघु तरंगों के रूप में संचालित अर्थात शॉर्ट वेव के रूप में संचालित इनकी जो लंबाई बताई इन्होंने 1/250 से 1/6700 मिलीमीटर की लंबाई जो है वो लघु तरंगी होती है और 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सौरिक ऊर्जा को ही सौर विकिरण या सूर्यताप कहते हैं। सूर्य जो है धधकता हुआ गैस का वृत्त गोला है, जिसकी व्यास पृथ्वी से 100 गुना तथा उसके आयतन से 1,00,000 गुना अधिक है। सूर्य के धरातल का जो तापमान है 11,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जो केंद्रीय भाग है सूर्य का उसका तापमान 5 करोड़ फ़ारेनहाइट बताया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का जो औसत तापमान है तथा पृथ्वी के धरातल का जो औसत तापमान है सूर्य की जो ऊर्जा का प्रधान स्रोत है उसका आंतरिक भाग है, जहाँ पर अत्यधिक दबाव और उच्च तापमान के कारण नाभिकीय फ्यूजन अर्थात नाभिकीय संलयन जो प्रक्रिया हो रही है वो सूर्य के आंतरिक जो केंद्रीय भाग है उसमें हो रही है। अर्थात हाइड्रोजन है वो हीलियम में रूपांतरित हो रहा है और ऊष्मा जनन हो रही है। यही ऊष्मा परिचालन और संवहन की विधियों के द्वारा सूर्य की बाहरी सतह तक पहुंचती है। सूर्य के बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटोन कहते हैं। इसी तरह सूर्य की जो बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। इस सतह से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा विकिरण होता है अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सूर्य के धरातल के प्रत्येक वर्ग इंच से विकिरण ऊर्जा 1,00,000 अश्व शक्ति के बराबर होती है। अर्थात आपने यह समझा कि जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है वो शॉर्ट वेव के रूप में निकलती है और पृथ्वी पर पहुंचती है। इसे जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है वो पृथ्वी पर सौरिक ऊर्जा का जो भाग प्राप्त होता है वो बहुत कम प्राप्त हो रहा है। अर्थात जितनी ऊर्जा सूर्य से निकलती है वह ब्रह्मांड में विकिरित होती है और इसका स्वल्प मात्रा ही इसकी जो 1/2 अरब भाग ही इसका प्राप्त हो पाता है। परंतु ये जो अल्प मात्रा ही है वो बहुत गुणा अश्व शक्ति के बराबर होती है। सूर्य से जो प्राप्त इस न्यून ऊर्जा के कारण ही भूतल पर सभी प्रकार के जीवों का अस्तित्व संभव हो सका है। इसी कारण धरातल पर पवन संचार, सागरीय धाराओं का प्रवाह तथा मौसम एवं जलवायु का आविर्भाव होता है। प्रत्येक वस्तु जिसमें ऊष्मा होती है विकिरण करती है। नियमानुसार जो वस्तु जितनी अधिक गर्म होती है उसकी तरंगें उतनी ही छोटी होती है। इसी कारण से सूर्य जो विकिरण होता है उसके द्वारा निकली ऊर्जा ऊष्मा लघु तरंग के रूप में होती है। अब हम देखते हैं धरातल पर जो अब पृथ्वी जो वापिस ब्रह्मांड में अपनी ऊष्मा छोड़ती है वो कैसे, लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थात सूर्य से जो निकलती है वो शॉर्ट वेव के रूप में और धरती जो पृथ्वी गर्म होती है वो ऊर्जा दीर्घ तरंगों के रूप में पुनः विकिरित होती है। अब धरातल पर जो सूर्यताप का वितरण है उसको हम देखते हैं। सूर्यताप की सर्वाधिक जो मात्रा है विषुवत रेखा के पास होती है अर्थात पृथ्वी के जो बीच का भाग है। सूर्यताप की सर्वाधिक मात्रा विषुवत रेखा के पास स्थलीय भाग जो है, क्योंकि यहाँ पर दिन रात की लंबाई बराबर होती है तथा सूर्य की किरणें लगभग लंबवत होती है। परंतु सूर्य के दक्षिणायन और उत्तरायण की स्थितियों के कारण अत्यधिक सूर्यताप मंडल विषुवत रेखा के दोनों ओर सरकता रहता है। अब हम जानेंगे कि सूर्यताप के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। सूर्यताप के जो उपयुक्त वितरण से स्पष्ट हो जाता है कि भूतल के विभिन्न भागों पर सूर्यताप की मात्रा समान नहीं हुआ करती।
सूर्य की किरणों को वायुमंडल की एक मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है, अतः वायुमंडल का प्रभाव सूर्य ताप की मात्रा पर पड़ना स्वाभाविक ही है। इसके अलावा सूर्य की जो किरणों का सापेक्ष तिरछापन, दिन की अवधि, पृथ्वी से सूर्य की दूरी और सौर कलंक इत्यादि जो कारक हैं, उसका स्थान वायुमंडल की अनुपस्थिति में सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करता है। अब पहला कारण, सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण सूर्य की किरणें सर्वत्र समान कोण पर नहीं पड़ती। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है क्योंकि सूर्य सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है, परंतु ध्रुवों की ओर किरणों का कोण कम हो जाता है, अर्थात वे तिरछी होती है। यद्यपि किरणों के सापेक्ष तिरछापन में कुछ परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के रूप में 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण इसमें परिवर्तन आता रहता है। दूसरा कारण है दिन की अवधि। यदि अन्य सभी दशाएं समान रहें तो दिन की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्य ताप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। पृथ्वी अपनी कक्षा पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती हुई लगभग 24 घंटे में अपनी किल्ली पर एक परिक्रमा पूरा करता है और साथ ही सूर्य के चारों तरफ भी वर्ष में एक बार चक्कर लगाती है। यदि पृथ्वी पर भी अपनी जगह पर स्थित होती तो वर्तमान स्थिति के विपरीत दशाएं होती, परंतु पृथ्वी की जो दैनिक और वार्षिक गतियां हैं उसके कारण भूमध्य रेखा को छोड़कर शेष भागों पर दिन की अवधि में अंतर आता रहता है। इसमें भूमध्य रेखा पर जो दिन सदैव 12 घंटे का इसलिए होता है कि प्रकाश वर्ष भूमध्य रेखा को 2 भागों में बांटता है। सूर्य की उत्तरायण स्थिति के समय जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, तो दिन की अवधि बढ़ जाती है और उत्तरी ध्रुव पर 6 मास का दिन और दक्षिणी ध्रुव पर 6 मास की रात। सूर्य के दक्षिण स्थिति में यह विपरीत होता है, अर्थात सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तो यह स्थिति बदल जाती है। अब आता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी अंडाकार कक्ष के सारे सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस कारण उसकी सूर्य से दूरी में परिवर्तन होता रहता है। औसत रूप में पृथ्वी सूर्य से 149 मिलियन किलोमीटर दूर है, परंतु निकटतम जो दूरी है 147 मिलियन किमी है। इस स्थिति को उपसौर, यह स्थिति 3 जनवरी को होती है, अर्थात निकट की स्थिति, अर्थात उपसौर अर्थात निकट की स्थिति कब 3 जनवरी को होती है। इसके विपरीत 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है, जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होती है। साधारण नियम के जो अनुसार जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होगी उस समय अधिकतम ताप और अधिकतम दूरी होने पर न्यूनतम ताप मिलना चाहिए, परंतु वास्तविकता इससे विपरीत होती है। जनवरी के महीने में जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होने के बजाय शीतकाल होता है। इसी तरह 4 जुलाई के समय शीतकाल के बजाय ग्रीष्मकाल होता है। वास्तव में दिन की अवधि और सूर्य की किरणों के तिरछेपन के प्रभाव के आगे यह कारक नगण्य हो जाता है। हाँ, इतना अवश्य होता है कि जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में जितनी सर्दी होनी चाहिए उसकी अपेक्षा 7% कम सर्दी होती है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियाँ अपेक्षा 7% अधिक तीव्र होती है। अपसौर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में 4 जुलाई गर्मियाँ 7% कम तीव्र होती है और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल 7% अधिक तीव्र हो जाता है। अब आता है सौर कलंक। चंद्रमा के समान सूर्य तल पर कलंक या धब्बे मिलते हैं। इनका कोई स्थायी रूप नहीं होता, परंतु ये बनते और बिगड़ते रहते हैं और इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। यह अंतर चक्रीय रूप में संपन्न होता है। औसत रूप में एक चक्कर 11 वर्ष में पूरा होता है। जब सौर कलंकों की संख्या अधिक हो जाती है तो सूर्य ताप की मात्रा भी अधिक हो जाती है, परंतु इनकी मात्रा में कमी हो जाने के कारण प्राप्त होने वाला सूर्य ताप कम हो जाता है। अब आता है वायुमंडल का प्रभाव। और वायुमंडल जो सूर्य ताप वितरण को प्रभावित करने वाले उपयुक्त कारकों की विवेचना के समय हमें वायुमंडल के प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जो सूर्य का प्रकाश है वायुमंडल की एक पारदर्शक मोटी परत से होकर आता है, जिस कारण उसका प्रकीर्णन होता है, परावर्तन होता है, अवशोषण होता रहता है। प्रकीर्णन के अंतर्गत सौर शक्ति का कुछ भाग पारदर्शक वायुमंडल में स्थित अदृश्य कणों का अणुओं के कारण बिखर कर फैल जाता है, और प्रकीर्णन मुख्य रूप से सिलेक्टिव होता है, अर्थात यह उस समय होता है जबकि अदृश्य कणों की व्यास विकीर्ण तरंग से छोटी होती है। इस तरह लघु तरंगों का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, जिस कारण विभिन्न प्रकार के रंगों का आविर्भाव होता है।
उदाहरण के लिए आकाश का जो नीला रंग है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा आदि प्रकीर्णन के कारण ही संभव हो पाती है। जब वायुमंडल में अदृश्य कणों की व्यास विकिरण तरंग से बड़ी होती है तो विसरित परावर्तन की क्रिया, इस क्रिया के कारण सौरिक शक्ति का कुछ भाग परावर्तित होकर वापस लौट जाता है, जबकि कुछ भाग वायुमंडल में चारों तरफ छिटक जाता है। पृथ्वी की सतह से भी कुछ ताप शक्ति का परावर्तन आकाश में हो जाता है। पृथ्वी के इस परावर्तन के कारण ही चंद्रमा का अंधेरा भाग भी आसानी से दृष्टिगत हो पाता है। अब आता है अवशोषण। अवशोषण की क्रिया मुख्य रूप से जलवाष्प तथा गौण रूप से ऑक्सीजन एवं ओजोन गैस के द्वारा संपादित होती है। अवशोषण विवरणात्मक होता है, अर्थात सभी विकिरण तरंगों का अवशोषण न होकर केवल द्विरंग तरंगों का ही हो पाता है। वायुमंडल और पृथ्वी की जो ऊष्मा का संतुलन है, इसमें भी एक हम अध्ययन करेंगे। किंतु आज हमने जो सूर्य ताप का अध्ययन किया, इसके अंदर हमने विभिन्न कारक पढ़े हैं, यह आप अध्ययन करें और इनको बार बार समझें। जैसे पृथ्वी के जो हमने दीर्घ तरंगों के रूप में इसका वापस जो पुनर्विकिरण होता है वो कैसे होता है इसमें, और वायुमंडल के जो कारक हैं, अर्थात जब वायुमंडल में बादल होंगे तो सूर्य ताप की मात्रा कम होगी या ज़्यादा, ये हमें पता है कि जब बादल होंगे तो ऑटोमेटिक उसका जो सूर्य से आने वाला जो ऊष्मा है उसका अंतरिक्ष में पुनर्विकिरण होगा और धरातल पर कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होगा। अतः हमने आज सूर्यताप का अध्ययन किया। धन्यवाद।